ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डील टुडे इज, हम लोग अभी ट्रॉपिज्म के आगे का सेक्शन देखने वाले हैं। अब ये कैसा है, मैंने तुमको बोला था कि दिस पर्टिकुलर लेसन इज डिवाइडेड इनटू टू टॉपिक्स। एक है कंट्रोल के बारे में, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये एक टॉपिक हो गया, कंट्रोल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड दूसरा है हॉर्मोन्स इन एनिमल्स एंड हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। अब वो कंट्रोल वाला जो पार्ट है, मूवमेंट वाला, तुमने तो देखा मेजोरिटी ऑफ द मूवमेंट इज हैपनिंग ड्यू टू, एक तो मतलब सपोज इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड समटाइम्स इट इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ। तो दोनों टाइप से हमने ट्रॉपिज्म वगैरह देखा हुआ है। बट उसके आगे का सेक्शन जो अभी है थोड़ा बहुत वही देखने वाले मूवमेंट का। बट एक मेजर सेक्शन अभी कौन सा शुरू होगा, अबाउट द हॉर्मोन्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर के हार्मोन कौन से, फिर अपना एनिमल का रह जाता है ह्यूमन के हार्मोन, फिर ये लेसन खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम ये है। तो लेट अस सी आगे क्या कहानी है। कल तक तो ट्रॉपिज्म तक देखे थे कि ट्रॉपिज्म इज नथिंग बट बेसिकली अ मूवमेंट, राइट, अ डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिलेशन टू समथिंग। एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक्स, लाइक वी हैव फोटोट्रॉपिज्म, वी हैव हाइड्रोट्रॉपिज्म, वी हैव कीमोट्रॉपिज्म एंड व्हाट नॉट। बट नाउ टुडे विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे घुसते हैं। तो अपने टेक्स्ट बुक्स तैयार रखें, आगे का पॉइंट देखते हैं। Let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. अब किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कैसे करते हैं मल्टीसेलुलर में। लेकिन ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। हाँ देखा हुआ है, लेकिन उसके और थोड़े से डिटेल्स देखने हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ह्यूमंस की बात की थी, यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की इन जनरल बात कर रहे हैं हम लोग। The movement of the sensitive plant in which to touch is very quick. The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. तो ये किसकी बात कर रहे हैं, वो टच मी नॉट प्लांट की, कि जो उसकी मूवमेंट थी, वो जो रिस्पॉन्स था उसका, वो काफी क्विक था। द मूवमेंट ऑफ द सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो मूवमेंट है समटाइम्स इट इज फास्ट, समटाइम्स इट इज स्लो। एक एग्जांपल दिया उन्होंने सेंसिटिव प्लांट का, दैट इज टच मी नॉट, एंड एक सनफ्लावर का दे रहे हैं विच इज वेरी स्लो। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोअर। तो वो क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट है वो तो इससे भी स्लो होंगे। अच्छा ठीक है, तो एक मिनट, लेट मी सी दिस। ये तो ट्रॉपिज्म रिलेटेड मूवमेंट्स है ना, और ये ग्रोथ रिलेटेड, मतलब सबसे फास्ट वाला कौन सा होगा, स्टिमुलस के रिलेटेड। जो सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट मूवमेंट, वो किसके बारे में देखा था हमने, टच मी नॉट प्लांट के बारे में। दैट वाज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, राइट। तो बेसिकली चेंज द शेप थ्रू वाटर, नो न्यूरॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स था, एंड टच वाला था वो बेसिकली, करेक्ट। तो वो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, स्पीड कंपैरिजन, स्पीड कंपैरिजन। ओके, तो हमारी तरफ से रैंकिंग देते हैं, हमारी तरफ से, भले ही उन्होंने एक पैराग्राफ में दिया, हम लोग खुद रैंकिंग देते हैं उसको। द फर्स्ट रैंक गोज टू होम, बेसिकली द स्टिमुलस, टच, टच वाला पार्ट। ओके, टच गेट्स द फर्स्ट, लेट्स से टच रिलेटेड मूवमेंट, वो सेंसिटिव प्लांट वाला, उसको फर्स्ट रैंक जाएगा, उसकी सबसे स्पीड ज्यादा थी। सेकंड स्पीड इट वाज रिलेटेड टू ट्रॉपिक, मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट रिलेटेड, ट्रॉपिक। और उससे भी ज्यादा स्लो कौन है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होते वक्त जो मूवमेंट होती है, ऊपर और नीचे, शूट ऊपर जाता है, रूट नीचे जाता है, तब जो मूवमेंट होती है दैट इज ऑब्वियसली अगेन वेरी स्लोअर। ओके, तो ग्रोथ रिलेटेड वो सबसे स्लो। ये हमने रैंक दे दिए, तुम्हारे बुक में भी लिख दो, और इसके सामने एग्जाम्पल लिख दो, क्योंकि एग्जाम में सबको लेटर से यू शुड हैव वन एग्जाम्पल। टच में कौन सा लिखोगे, सेंसिटिव प्लांट, वही छुई मुई, सेंसिटिव प्लांट। ट्रॉपिक में कौन सा ये लिखोगे एग्जाम्पल, सनफ्लावर का लिख दो, डे डे और नाइट के रिलेशन में मूवमेंट, सनफ्लावर। और इसके लिए किसका लिखेंगे, वो सीड का लिख दो, सीड वाइल जर्मिनेशन, सीड वाइल जर्मिनेटिंग या फिर वाइल जर्मिनेशन, वो शूट एंड इसका
रूट का, शूट एंड रूट। तो ये तुम्हारे पास रहने दो रैंकिंग्स, अलग अलग सपोलेटर से तुम्हारे मूवमेंट्स की रैंकिंग, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, ठीक है। Even in small animal bodies, there are carefully controlled directions to growth. Our arms and fingers grow in certain direction, not haphazardly. क्या बोल रहे हैं वो, कि जो अपनी जो ग्रोथ है ह्यूमंस के अंदर वो केयरफुली कंट्रोल्ड होती है। इतनी देर हम लोग क्या देख रहे थे, एक्शंस वेर बीइंग कंट्रोल्ड, अभी बोल रहे हैं कि ग्रोथ इज बीइंग कंट्रोल्ड। अच्छा ठीक है, तो वहां पे दो टाइप्स के कंट्रोल है, एक बार देख लो। पहले जो एकदम फर्स्ट पेज पे जो हमने कंट्रोल देखा था वो कौन सा कंट्रोल था, इट वाज रिलेटेड टू दी एक्शन, एक्शन के रिलेटेड ग्रोथ कंट्रोल था वो। अभी का जो देखने वाले वो कौन सा है, ग्रोथ रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड कंट्रोल। जैसे कि तुमने कोई चाय का कप हाथ से उठाया, दैट इज द कंट्रोल इन रिलेशन टू एक्शन, तुम एक्शन कर रहे हो, एक्शन के रिलेटेड कंट्रोल है वो। लेकिन तुम्हारा जो ग्रोथ है बॉडी का, जैसे कि मतलब कितना बढ़ना है, जैसे कि तुम्हारा हाथ सपोज से फिंगर फिंगर की बात कर रहे हैं, फिंगर ग्रो हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है। वो ऐसा नहीं होता कि फिंगर सपोज आपका आपका सपोज जो सेकंड फिंगर है तो एकदम से बहुत लंबा बन रहा है, ऐसा होता है क्या? टेक्निकली इट कैन डू दैट, टेक्निकली ग्रो होने का तो ग्रो हो सकता है ना, लेकिन होता है क्या, नहीं। सो दैट मीन्स वी हैव कंट्रोल ओवर ग्रोथ ऑल्सो। अच्छा तो देखते हैं कि भाई कौन सा कैसे ग्रो हो रहा है। सो अपना कोई भी डायरेक्शन में कभी भी बढ़ता है क्या साइज, आर्म्स का या फिर फिंगर्स का? नहीं, इट डजेंट हैपन। तो इट डजेंट हैपन हैप्पैज़ार्डली, प्लान्ड रहता है वो, उसके ऊपर कंट्रोल है। सो कंट्रोल मूवमेंट्स कैन ईदर बी स्लो और फास्ट। If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. Obviously, हमारे जो मूवमेंट्स है वो स्लो भी हो सकते हैं फास्ट भी हो सकते हैं। अगर फास्ट करना है तो द इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसफर्ड वेरी फास्टली एंड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, ठीक है। तो आपका जो मूवमेंट है इट शुड बी वेरी फास्ट. Now, electrical impulses are an excellent means for this, but there are limitations to the use of electrical impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected to nervous tissue, not each and every cell in the animal body. ये एक नाटक देख लो। उन्होंने क्या बोला कि अपने को जो मूवमेंट की जरूरत है, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स है, वो स्लो हो सकते हैं फास्ट हो सकते हैं। कंट्रोल मूवमेंट कैन बी स्लो और फास्ट। इसके लिए सिस्टम कैसी चाहिए, फास्ट चाहिए। अगर तुमको मूवमेंट फास्ट कराना है तो ऑब्वियसली यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसफर्ड वेरी फास्टली। अब फास्ट में आपको मदद कौन कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैन हेल्प यू इन दिस सिचुएशन सोल्यूशन, सबसे फास्ट, राइट। लेकिन उसमें एक इशू है, क्या, कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वहां तक ही पहुंच पाएंगे जहां पर आपके सेल्स न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ऐसे भी तो हो सकते हैं कोई सेल्स एनिमल बॉडी में कि जो न्यूरॉन से कनेक्टेड नहीं है, नर्वस टिश्यू से। देयर माइट बी सम सेल्स व्हिच आर नॉट कनेक्टेड, तो वहां तो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। फिर secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. In other words, cell cannot continuously create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication. ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक एरो करके लिखो, मतलब एक मेन पॉइंट लिखते हैं अपन, प्रॉब्लम्स विद एग्जाम में आपको पूछ सकता है, प्रॉब्लम्स विद इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के इशू क्या है? पहला इशू क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिर्फ वहीं पहुंच सकता है जहां पर आपके सेल्स कनेक्टेड हो नर्वस टिश्यू से। कैन रीच ओनली, कैन रीच ओनली दो सेल्स, ओनली दो सेल्स, सिर्फ उन्हीं सेल के पास पहुंच सकता है कि जो कैसे हैं, नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, दैट आर कनेक्टेड टू नर्वस टिश्यू। ये पहला इशू। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू ये है कि ये जो सपोज लेटर से जो कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये जनरेट करने के बाद दूसरा इमीडिएटली जनरेट नहीं कर सकता है वो, मतलब इट रिक्वायर सम टाइम फॉर रिसेट। ओके, तो बार बार हम लोग सिग्नल को भेज नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक टाइम फॉर रिसेट। ओके, तो वो एक अंडरलाइन कर लो उसको। सेकंड पॉइंट, सेल्स सेल्स टेक टाइम, टेक टाइम to reset before they send new electrical impulse, before they send new electrical impulse.
इससे क्या फर्क पड़ता है बाय द वे? न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर वो बाद में भेजते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? देखो कैसा है, अगर इनपुट तुमको बहुत सी बार आ रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ इनपुट्स व्हिच आर कमिंग टू योर बॉडी, तो हो सकता है कि जब एक आधे सेल ने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी तब तक इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी हो, लेकिन तब तक सेल्स क्या कर रहे हैं? ब्रेक ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लोग रिसेट कर रहे हैं, अभी तो सिग्नल भेजा, एक नया इनपुट आया है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि टेम्परेचर चेंज हो गया बाद में एनवायरमेंट में एकदम से, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं फिर, क्योंकि सेल्स क्या कर रहे हैं? खुद को रिसेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स अभी भेजा था। तो हेंस ड्यूरिंग सच टाइम सोल्यूशन क्या है फिर? केमिकल कम्युनिकेशन। ओके, तो सोल्यूशन क्या है फिर इस चीज का? इसको इरेज कर लेते हैं। इसको बॉक्स बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन इज सिंपल, केमिकल कम्युनिकेशन लिखो। केमिकल कम्युनिकेशन इज द अनदर सॉल्यूशन which can solve these problems, both the problems। एक तो रिसेट का प्रॉब्लम है, दूसरा वो हर एक सेल टिश्यू नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड नहीं है उसका। केमिकल कम्युनिकेशन ब्रैकेट में लिखो, अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, मतलब हमारे इसमें दो कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? वन इज केमिकल कम्युनिकेशन और दूसरा इज नर्वस टिश्यू के रिलेटेड, मतलब थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अंडरलाइन कर लो उसको। चलिए, सो लेट मी आस्क फ्रॉम दिस। Okay, so chemical communication is being used to solve these two issues. If instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound, this compound would diffuse all around the original cell. If other cells around these around have the means to detect this compound using special molecules on their surface, they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower, of course, but it can be potentially reach all cells of the body regardless of nervous connection, and it can be done steadily and let's say persistently. These compounds or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity, as we would expect. Different plant hormones help to coordinate together development and responses to the environment. They are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action. एकदम स्लोली समझा देता हूं कि ये क्या बोल रहा है। देखो, द फर्स्ट थिंग दे आर सेइंग इज कि ये केमिकल कम्युनिकेशन बोल रहे हैं हम लोग। अब केमिकल कम्युनिकेशन अगर करना है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से, उसके रीजन पता है तुमको, हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं केमिकल कम्युनिकेशन? बिकॉज देयर आर सर्टेन इश्यूज विद इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब केमिकल कम्युनिकेशन मतलब इसमें कोई केमिकल तैयार करते होंगे, राइट? उस केमिकल का नाम क्या है? दैट केमिकल इज कॉल्ड एज हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको? हार्मोन बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली दीज कंपाउंड्स आर नथिंग बट बेसिकली कॉल्ड एज हार्मोन्स। ठीक है, तो these chemicals are nothing but called as hormones। जो केमिकल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है, आर दे स्लो और फास्ट? दे आर स्लो। हॉर्मोन्स कैसे हैं? स्लो है। किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, वर्सेस किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कंपैरिजन में। फिर काय को यूज करते? बोला ना मैंने, इलेक्ट्रिकल इंपल्स हर सेल को कनेक्ट नहीं रहता है, इसलिए हार्मोन्स को यूज करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, इसको तैयार कैसे करते और यूज कैसे करते? तो द लॉजिक इज सिंपल। अपने सेल्स कैसे बॉडी के अंदर कंटिन्यूस बॉडी है अपनी, तो इसमें कैसा होता है, एक पर्टिकुलर सेल हार्मोन को जनरेट करेगा, हार्मोन को तैयार करेगा, और फिर दूसरा सेल क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा। मतलब इन स्मॉल सेंस, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मान लो ये सेल है, ठीक है, इसने वो हार्मोन तैयार कर दिया, हार्मोन तैयार कर दिया और वो रिलीज कर दिया। उसके अराउंड वो हार्मोन तैयार हो चुका है और वो रिलीज हो चुका है। अब इसके आजू बाजू के जो ये है सेल्स हैं, उसके आजू बाजू के जो सेल्स हैं, ये उस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। किसको? ये हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। उनके पास मैकेनिज्म होता है थ्रू विच दे कैन डिटेक्ट दिस। ओके, तो ये चीज डिटेक्ट होती है। ये जैसे डिटेक्ट होते हैं, इन सेल्स के पास ट्रांसमिशन की भी फैसिलिटी होती है। मतलब दे नॉट जस्ट डिटेक्ट, सिर्फ डिटेक्ट नहीं करते, उस चीज को ट्रांसमिट भी करते हैं।
बाजू वाले सेल्स क्या करते हैं, उस चीज को डिटेक्ट करते हैं, हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, केमिकल को, और फिर उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। मतलब एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एंड इट विल गो ऑन थ्रू द होल बॉडी। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो केमिकल तैयार हुआ था, क्या वो एक ही जगह पे तैयार हुआ था? हाँ, एक ही जगह पे तैयार हुआ था, जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं। एक जगह पे तैयार होता है और हर जगह पे ट्रांसमिट होता है। मतलब बेसिकली इट इज जस्ट प्रोपगेटिंग, एक ही जगह से दूसरी जगह पे जाता है। मतलब जगह तैयार होने वाली जगह एक, और ट्रांसमिट होने वाली पूरी बॉडी। तो इन दिस सेंस आवर थिंग इज बीइंग ट्रांसमिटेड। सो वही चीज वो बोल रहे हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस, सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट। मतलब जहां पे उसको काम करना है, मे बी सपोज मान लो पेट पे काम करना है, सपोज कोई हार्मोन है कि जिसको पेट पे काम करना है, वो तैयार किसी और जगह पे हो रहा है, लेकिन एक्ट किधर कर रहा है? पेट पे एक्ट कर रहा है, एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। वहां तक कैसे होता है? सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए पहुंच जाता है, इधर थ्रू द सपोज अ स्पेशलाइज्ड ट्यूब, एक तो ब्लड थ्रू, नहीं तो ट्यूब थ्रू, नहीं तो डिफ्यूजन थ्रू। देयर आर डिफरेंट वेज द हार्मोन कैन, लेट्स से, एक जगह पे जा सकता है, लेकिन तुम इतना दिमाग में रख लो कि हार्मोन किसी और जगह तैयार होता है, एक्ट किसी और जगह करता है। ठीक है, दिस इज मेन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी रिवाइज इट फॉर यू। केमिकल कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरत है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स किधर तैयार होते हैं? किसी किसी सेपरेट जगह पे। वहां से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक कैसे पहुंचते हैं? किसी दूसरे सेल्स की तरफ, with the help of detection and transmission. And this is how this it's working. And by the way, whether it is slow or fast in comparison to electrical impulses, it's very much slow. तो फिर भी क्यों यूज करता है? बिकॉज कनेक्शन नहीं है हर एक सेल का नर्वस टिश्यू से, एंड रिसेट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो लेट अस सी इसमें से कितना समझ में आया। Okay. So let us talk about some of the hormones which of the plants, plants के हार्मोन। अभी एक चीज सबसे पहला, प्लांट के जो हार्मोन्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे वो। मतलब उसके अंदर समझाने जैसा कुछ है नहीं। हार्मोन है, एक तो आपके बुक में ये होगा कि वो हार्मोन करता क्या है। हार्मोन दोनों के अंदर है, प्लांट्स के ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो, मतलब ह्यूमंस ऑल्सो। इन दी एग्जाम हार्मोन के ऊपर आपको दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक, कि वो तैयार किधर होता है, राइट। दूसरा, आपको ये पूछ सकते हैं उसका काम क्या है। अपने बुक में जितना दिए वाला है उतना ही आपको पूछेंगे। अगर कोई ऐसा हार्मोन है कि जिसका लोकेशन आपको दिया नहीं है, सिर्फ फंक्शन है, तो सिर्फ फंक्शन पूछा जाएगा। अगर किसी का लोकेशन है, फंक्शन नहीं दिया है, फंक्शन मेनली दिया हुआ है सबका, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो दैट वोंट बी आस्क्ड। बट इन द एग्जाम हार्मोन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब एक तो प्लांट का आएगा, नहीं तो ह्यूमन का आएगा। मोस्टली ह्यूमन का आता है, लेकिन ठीक है प्लांट की भी करके जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लांट का आ जाए और तुमको आ नहीं रहा। So let us see the list. We have when growing plants detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip helps the cells to grow longer. Okay, पहला हार्मोन आ गया रे भाई, लिस्ट ले लो। चलो, एक एक बनाना है और उसका नाम लिखना है, उसका फंक्शन लिखना है, सब कुछ। पहला कौन है? ऑक्सिन। ओके, ऑक्सिन कहाँ बनता है ये? शूट टिप पे। किधर बनता है? शूट टिप। शूट टिप बोले तो जहां पे ग्रो हो रहा है, आपका जो ग्रोइंग पार्ट है ना, लीफ का या फिर स्टेम का, व्हाटएवर द ग्रोइंग पार्ट है, वहां पे ये ऑक्सीजन बनता है। अच्छा, काम क्या है इसका? शूट टिप, चलो ठीक है, शूट टिप पे मिलता है। काम क्या है? ये तब तैयार होता है जब लाइट को डिटेक्ट करता है। लाइट को जब डिटेक्ट करता है तब ये सपोज शूट टिप पे बनता है। ओके, क्रिएटेड, क्रिएटेड व्हेन, या फिर क्रिएटेड ड्यूरिंग डिटेक्शन ऑफ लाइट। क्रिएटेड आफ्टर, नहीं तो आफ्टर लिखो, आफ्टर डिटेक्शन ऑफ लाइट। ओके, किस चीज में मदद करता है ये? हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। हेल्प्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं? एक ट्रॉपिज्म हमने देखा था इस प्रकार का, फोटोट्रॉपिज्म, राइट। मतलब जब हम बात कर रहे थे कि फोटोट्रॉपिज्म रहता है, कोई कोई ग्रोथ होती है लाइट के रिलेटेड, मतलब उसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल था। मतलब बेसिकली हमने जो देखा ना, फोटोट्रॉपिज्म, जब लाइट की तरफ प्लांट ग्रो होता है, तो कौन मदद करता है वहां पे? कौन सा हार्मोन रहता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द वन व्हिच हेल्प्स इन दैट केस. So when the light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot.
This is the concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. Thus the plant appears to bend, let's say, towards light. ये एक important है, ये इसको समझ के लेते हैं क्या बोल रहे हैं. See, the concentration of oxygen stimulates the cells to, कहां पे जा रहा है ये पूरा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन diffuses towards the shady side of the shoot. ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं डायग्राम निकालता हूँ, बाद में मिटा देता हूँ मैं, तुम मत निकालो, तुम्हारा बुक गंदा मत करो. ओके, तो मान लो ये सन है और ये नीचे एक प्लांट है, ये प्लांट है. अब प्लांट का ये साइड कौन सा हो गया? शेडी साइड. शेडी मतलब जहां पे छांव है. ओके, तो जहां से छांव है वहां की तरफ क्या हो जाता है? ऑक्सीजन चला जाता है. ओके, तो ये ऑक्सीजन पकड़ लो, ये ऑक्सीजन पकड़ लो. ठीक है, ऑक्सीजन हो गया. नो, इधर जब ऑक्सीजन ग्रो होता है, अब तुम मुझे बताओ, अगर कोई प्लांट है सपोज, ठीक है, और इधर से वजन बढ़ रहा है, किधर झुकेगा वो? सपोज इस तरफ से ग्रोथ हो रहा है, तो किस तरफ झुकेगा? राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ? इधर से ग्रो हो रहा है पूरा, इट्स गेटिंग ग्रोन, सपोज लेट्स से इस तरफ से ग्रो हो रहा है, राइट की तरफ झुकेगा. यहां से पूरा अगर ग्रो हो गया तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, इधर का पार्ट तो स्टंटेड है, यहां से ग्रो हो रहा है, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज इधर झुक रहा है, ऐसा लगता है. मतलब ग्रोथ की तरफ जहां पे भी लाइट आ रही है उसके रिवर्स साइड से ऑक्सीजन का ग्रोथ होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज वजन से आगे बढ़ता है वो लाइट की तरफ. तो इट अपीयर्स एज इफ वो लाइट की तरफ झुक रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. ग्रोथ किधर हो रही है? पीछे हो रही है ऑक्सीजन की, जहां पे सेल्स बढ़ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ने की वजह से आगे झुकता है वो, और आगे झुकने की वजह से ऐसा लगता है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लाइट. तो इट डजंट एक्चुअली गो टुवर्ड्स द लाइट, इट्स जस्ट वजन है वो. The concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer side of the shoot, which is away from the light. Thus, the plant appears bent towards the light. तो वजन से झुक जाता है, ये वाला पॉइंट. तो वो जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो एक बार ठीक से समझ के लियो, क्योंकि वही चीज बच्चों को कंफ्यूज करती है. सो ऑक्सीजन इज डन. लेट अस टॉक अबाउट द डिटेल्स नाउ. एक दूसरा हार्मोन देखते हैं. ये तो हमारा सिर्फ पहला हो गया, ऑक्सीजन की जो ग्रोथ में मदद करता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट जिब्रेलिन्स. जिब्रेलिन्स ये जनरली नाम सुने वाला रहता है बच्चों ने, लेकिन मुझे नहीं पता तुमने सुना है कि नहीं जिब्रेलिन्स के बारे में. सो अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन आर जिब्रेलिन्स व्हिच लाइक ऑक्सीजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम. ओके, तो ये किधर थे फिर? ऑक्सीजन किधर थे? ऑक्सीजन टिप पे थे, टिप पे. और स्टेम का ग्रोथ कौन करवाता है? जिब्रेलिन्स करवाता है. अच्छा ठीक है, फिर तो अच्छा ही है. दूसरा नंबर लिखो. सेकंड नंबर पे कौन है? जिब्रेलिन्स. ओके, जिब्रेलिन्स किसके जैसे है ये? ऑक्सीजन के जैसे. ऑक्सीजन के जैसे मतलब ग्रोथ रिलेटेड. ऑक्सीजन के जैसे मतलब क्या? ग्रोथ रिलेटेड. अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन लाइक ग्रोथ रिलेटेड. लेकिन फर्क है कि किधर का ग्रोथ करवा रहा है? ग्रोथ रिलेटेड. अच्छा, किधर की ग्रोथ करवा रहा है? स्टेम की. तो फिर ऑक्सीजन किधर की करवा रहा है? टिप की. ऑक्सीजन टिप की कर रहा है, मतलब एंड पार्ट्स की. ये स्टेम की करवा रहा है, स्टेम वाले जिब्रेलिन्स वाले. अब साइटोकिनिन्स ले लो. Cytokinins is the next hormone. Cytokinins promote cell division, and it is the natural that, let's say then, that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as fruits and seeds. ले लो थर्ड वाला, साइटोकिनिन. साइटोकिनिन ये भी तो वैसे ही लग रहा है, ग्रोथ हार्मोन ही लग रहा है. ग्रोथ हार्मोन ही है, लेकिन कैसा है, किसके अंदर रहता है? इसके अंदर इसका मेन फीचर क्या है? रैपिड सेल डिवीजन है इसके पास. रैपिड सेल डिवीजन. रैपिड सेल डिवीजन की किसकी जरूरत पड़ गई? वो उन लोगों को जरूरत पड़ती है जिसका ग्रोथ कुछ ज्यादा ही करवाना है, कुछ इंपॉर्टेंट है. तो रैपिड सेल डिवीजन किसमें मिल जाता है हमको? फ्रूट्स एंड सीड्स में. ओके, तो साइटोकिनिन्स विल हेल्प यू इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स का ग्रोथ में. तो एग्जाम में आपको वही पूछेंगे ये चीज. ऑक्सीजन का काम क्या है? जिब्रेलिन का काम क्या है? साइटोकिनिन का काम क्या है? एंड लास्ट वाला एब्सिसिक एसिड. तो चलो देखते हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ. हमने 3 ग्रोथ वाले देखे. कौन से? ऑक्सीजन किसकी ग्रोथ करता है? टिप की. जिब्रेलिन किसकी ग्रोथ करता है? स्टेम की. साइटोकिनिन, साइटोकिनिन का मेन स्पेशलिटी क्या है? रैपिड सेल डिवीजन, वो फ्रूट्स एंड सीड्स में. एंड एक चौथा बच जाता है जो ग्रोथ के रिलेटेड नहीं है, ग्रोथ को रुकाने के लिए है. मतलब दीज वर ग्रोथ रिलेटेड, अब ग्रोथ को स्टॉप करने वाला भी हमारे पास है.
क्या नाम है इसका? इट इज कॉल्ड एज एब्सिसिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एब्सिसिक एसिड। ओके, काम क्या है इसका? एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ, ग्रोथ को रुकाता है ये, ग्रोथ को क्या करता है? रुकाता है। ओके, तो अंडरलाइन करो उसको, एब्सिसिक एसिड नाम लिखो, एब्सिसिक। कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हार्मोन है ये। क्या करता है ये ग्रोथ को स्टॉप करता है। इनहिबिट मतलब क्या? स्टॉप। ओके, स्टॉप्स ग्रोथ, स्टॉप्स ग्रोथ। और इसका एग्जांपल विल्टिंग ऑफ लीव्स, अंडरलाइन करो या फिर वहां पे लिख दो एग्जांपल, विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब, अरे जब वो ऐसे वो मुरझा नहीं जाते गिरते वक्त, ओके, तो वो वहां पर एब्सिसिक एसिड काम करता है। मतलब उसका ग्रो होने के लिए देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, लेट्स से हमारे पास ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, देन साइटोकिनिन है, ग्रोथ अपने आप हिसाब से होता है। लेकिन प्लांट को जहां पर भी रुकाना है कोई चीज, मे बी उसको लीव्स का ग्रोथ रुकाना है, या फिर सीड का ग्रोथ रुकाना है, फ्रूट का ग्रोथ रुकाना है, तो वहां पर क्या यूज करेगा? वो एब्सिसिक एसिड यूज करेगा। सो बेसिकली वन एग्जांपल उन्होंने क्या दिया? विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग मतलब जो जो लीव्स ऐसे फोल्ड होके नीचे नहीं गिरते वो पुराने होने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज विल्टिंग, विल्टिंग बोलते हैं उसको। तो दैट हैपेंस ड्यू टू होम? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड स्टॉप्स द ग्रोथ, वो रोटेट होते हैं फिर से वो गोल गोल, एंड फिर वो नीचे गिर जाता है, दैट इज विल्टिंग, उसका विल्टिंग का एग्जांपल है। तो साइटोकिनिन्स को, सॉरी, एब्सिसिक एसिड को इतनी देर लेने का रीजन वही है, ये तीनों एक जगह है, ये अलग है, और ये एब्सिसिक एसिड सेपरेट है। एग्जाम में मोस्टली आपको एब्सिसिक एसिड के बारे में ही पूछा जाएगा। they will be least interested in auxin, gibberellin, cytokinin, but they would definitely be interested in abscisic acid. तो कितने हार्मोन हो गए? 4। सबको आपको आना चाहिए, लोकेशन क्या है, ग्रोथ किधर का है, और किसका ग्रोथ करवाते हैं, ऑल दोस थिंग्स। चलिए फिर भी पूछ लेते हैं इसमें से। प्लांट का तो देख लिए, अभी एनिमल्स का देखते हैं। एनिमल्स मतलब हमारा ही ज्यादा देखने वाले हम लोग, ह्यूमंस का। चलिए लेट अस स्टार्ट। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स? एनिमल के अंदर कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं। व्हाई डू एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स, एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्केरी सिचुएशन? ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि स्क्विरल्स हैं, वो क्यों एक्सपीरियंस करते हैं जब स्केरी सिचुएशन होती है, मतलब उनको कुछ डर लगता है, तो वो जो एक्सपीरियंस करते हैं वो क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, वो फीलिंग क्यों आता है, वो इमोशन क्यों आता है कि हाँ हम लोग डरे हुए हैं, तो उसकी भी बारे में बात करने वाले। देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर फाइटिंग और रनिंग अवे, ये तो बराबर है। अगर वो डर गए हैं तो एक तो भागने के लिए तैयार चाहिए वो, या फाइटिंग या फिर रनिंग, एक तो भागने के लिए नहीं तो फाइट करने के लिए। तो ये दो चीजें रहती है। अब जैसे कि मान लो तुम हो, तुमको शेर दिख गया सामने, अब तुम्हारे पास, तुम डर गए, वो डरे क्यों, उसका रीजन हमको आगे जाके देखना है। सेकंड पॉइंट, अब तुम्हारे बॉडी को तैयार भी करना पड़ेगा ना, एक तो शेर को झगड़ने के लिए, राइट, मतलब शेर को तुम मारोगे या फिर शेर से भागोगे। शेर से भागना मतलब दोनों चीजें, तुम्हारी बॉडी रेडी चाहिए ना उसके लिए। तो बॉडी कैसे रेडी करती है फिर खुद को? हॉर्मोन्स के जरिए, हार्मोन रिलीज किए जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं कि हाउ द बॉडी डील्स। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज। तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लगने वाली है, वो भी कंट्रोल वे से यूज करना पड़ेगा। मेनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन द एक्शन. However, the two alternative activities, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparations can be usefully made in the body. These preparations should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? Okay, ठीक है। तो मेन यहाँ पर हमने उस पैराग्राफ में क्या देखा है पूरा, कि हमने देखा है कि सिचुएशन अकॉर्डिंग हमको, सपोज वी नीड टू प्रिपेयर अवर बॉडी, राइट, फॉर फाइटिंग और रनिंग, मे बी फॉर फाइटिंग, एग्जाम्पल ले रहे हैं सर, फाइटिंग और रनिंग के लिए वी नीड टू प्रिपेयर बॉडी, नीड टू प्रिपेयर अवर बॉडी। प्रिपेयर बोले तो क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? बोले तो अब भागने का होगा तुमको पैर यूज करना पड़ेगा ना, हाँ, तो तुम्हारे पैर में अगर जान ही नहीं है तो मतलब क्या है फिर? और ज्यादातर एनर्जी किधर ट्रांसमिट करनी पड़ेगी? पैरों को, सो दैट तुम भाग सको अपने छोटे छोटे दो पैरों पे भर भर शेर को देख के। तो वैसा है वो, इट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। तो हम लोग देखेंगे अभी फिर कैसा कैसा प्रिपरेशन कर सकते हैं। So if the body design in the squirrel relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare from the upcoming activity would be limited. क्या ये बराबर है?
अगर वो स्क्विरल की बात कर रहे हैं हम लोग, वो डरा हुआ जो ये है स्क्विरल है, तो उसके अंदर अगर सिर्फ मैसेज हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू भेज रहे हैं तो इट वुड बी लिमिटेड, हम उसकी बॉडी पूरी तैयार नहीं होगी। इसके लिए रीजन दे सकते हो इन द चैट सेक्शन कि स्क्विरल के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूज करने के बाद लिमिटेड टिश्यूज क्यों तैयार हैं, व्हाई नॉट कंप्लीट बॉडी, व्हाट इज द रीजन? ये पढ़ा है अभी पिछले पैराग्राफ में, बताओ एक बार। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से पूरी बॉडी तैयार क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? पूरी बॉडी तैयार होनी चाहिए थी ना, सिर्फ छोट कम इतू से टिश्यूज क्यों तैयार हो गए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से? हाँ, बिकॉज हर एक सेल कनेक्टेड नहीं है न्यूरॉन से, हर एक सेल न्यूरॉन से कनेक्टेड नहीं है, करेक्ट? ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल डू, लेकिन प्रॉब्लम है कि नॉट एवरी सेल, नॉट एवरी सेल इज कनेक्टेड टू द न्यूरॉन। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एरो करके लिखते हैं। ओके, लिमिटेड प्रिपरेशन ऐसा लिखो, लिमिटेड प्रिपरेशन, और उसका रीजन लिखो, नॉट ऑल सेल्स कनेक्टेड टू न्यूरॉन, नॉट ऑल सेल्स connected to neuron. Okay. तो पहला प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ने तुमने पूरे बॉडी में मैसेज भेजा स्क्विरल के, लेकिन इशू क्या हो गया, पूरे सेल्स को कनेक्ट नहीं हो पाया वो, और उसके अंदर लिमिटेड प्रिपरेशन है बॉडी की, और बॉडी की फुल प्रिपरेशन चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करेगा, if a chemical signal were to be sent as well, it would reach all the cells of the body and provide the wide ranging changes required needed. This is done in many animals including humans using a hormone called adrenaline. Okay, तो इसको अंडरलाइन कर लो, adrenaline. Okay, adrenaline is one of the hormone which is nothing but secreted by adrenal glands. Okay, तो ये क्या है, ये ऐसे सिचुएशन में, मतलब डर के सिचुएशन में या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के बीच में एड्रेनलिन लेट्स से रिलीज किया जाता है इन योर बॉडी सो दैट आपका केमिकल सिग्नल पहुंच सके। तो द प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व्ड, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स से किया, दूसरा किससे किया, केमिकल कम्युनिकेशन, केमिकल कम्युनिकेशन। किसको भेजा तुमने, हार्मोन को, राइट? एंड कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन। ये मूवी के अंदर तुमने सुना होगा नाम, सपोज लेट्स इफ यू आर सीन सम मूवीज, हिंदी डब्ड मूवीज या फिर व्हाटएवर, तो वो बोल रहे होंगे कि देखो मैंने फाइटिंग इसलिए किया बिकॉज मेरा हार्मोन सपोज रिलीज हो रहा था, एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन इज सम काइंड ऑफ हार्मोन की जो काफी मूवीज के अंदर जिक्र किया जाता है इसके बारे में। सो दिस इज इट इज रिलीज्ड इन मे बी सम टफ सिचुएशंस, जैसे कि आप फाइट कर रहे हो या फिर भाग रहे हो ऐसी सिचुएशन में, तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन दिस इज रिलीज्ड। तो आगे का बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये स्क्विरल का समझ में आया क्या, देखते हैं। प्लांट के पास 4 हार्मोन देखे हमने, अभी एक नया हार्मोन का नाम आया है, वो भी ह्यूमन बॉडी में, और उसका नाम क्या है, एड्रेनलिन। ओके, तो एड्रेनलिन इस सीक्रेट, लेट्स से किसने सीक्रेट किया है, एड्रिनल ग्लैंड्स ने। अच्छा ठीक है, उसका लोकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ध्यान में रखो कि कौन छोड़ता है उसको, एड्रिनल ग्लैंड्स। इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ छोड़ा जाता है इसको, ब्लड में, मतलब डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते। तो तुमको तो पता है फिर ब्लड तो पूरे बॉडी में फैलता है। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फिर कि एड्रिनल एड्रेनलिन जो भी है, तो इट इज रिलीज बाय एड्रिनल ग्लैंड, ब्लड में डायरेक्टली छोड़ा जाता है, और ब्लड तो पूरे बॉडी में कनेक्टेड है, तो पूरे बॉडी के अंदर फैलेगा फिर वो तो। द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड्स द हार्ट। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर। देख लो भाई, इसका मेन टारगेट क्या है एड्रेनलिन का, मेन टारगेट एरिया इज हार्ट, हार्ट इज द टारगेट, मेन टारगेट वही है। क्यों, इससे क्या होगा, वो हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। ओके, हार्ट बीट बढ़ाने से क्या होगा, देखो हार्ट बीट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, पंपिंग ज्यादा फास्ट होगा, पंपिंग ज्यादा फास्ट हो गया मतलब तुम्हारा ब्लड पूरे बॉडी में बहुत जोरों से फैल रहा है, मतलब ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, मतलब तुम सोचने की कैपेसिटी और हर एक चीज की कैपेसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रनिंग की कैपेसिटी बोलो, फाइट करने की कैपेसिटी बोलो, कुछ भी बोलो, दैट विल इंक्रीज बिकॉज योर हार्ट बीट्स हैव इंक्रीज्ड। ओके, एंड दैट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ होम, एड्रेनलिन।
क्योंकि तुम अपने ब्रेन से तो कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? हार्ट को, कि हार्ट को तुम ऐसा कर सकते क्या, देख भाई अभी सामने बहुत खतरा है, अपने को भागने का है, तो अभी ना तू बीट कितना कर रहा है, मान लो तू 72 कर रहा है फिलहाल, 100 पे चला जा थोड़ी देर के लिए, फिर अपन थोड़ी देर के बाद उसको वापस कम करेंगे। तो ऐसा है क्या अपने हाथ में? नहीं, राइट? तो हम क्या करते हैं, हार्मोन के जरिए हमारे हार्ट बीट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। The target organs or the specific tissues on which it acts includes the heart, हार्ट के ऊपर। As a result, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscle. मसल को और ऑक्सीजन मिलता है, कैसे? ब्लड से। Okay, the blood to the digestive system and skin is reduced due to the concentration of muscles around small arteries in these organs. अब ये क्या नाटक है? देखो कैसा है ना, ऐसे सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी प्रायोरिटाइज करती है, जैसे कि ब्लड तो सबको चाहिए, ब्लड तुम्हारे ब्रेन को चाहिए, ब्लड तुम्हारे पेट को चाहिए, ब्रेन ब्लड तुम्हारे हर चीज को चाहिए, राइट? बॉडी के अंदर। तो अपना बॉडी क्या करता है, कुछ जनों का ब्लड लेट से रुका देता है, जैसे कि कौन, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्किन, इन लोगों का ब्लड रुका देता है। वो क्यों? क्योंकि ब्लड की जरूरत अभी किसके पास है, मसल सेल के पास। अगर तुमने कोई चीज देखी, शेर को देखा और तुमको भागना है, तो तुम्हारे को भागने के लिए क्या चाहिए, मसल। मसल को इतने फास्ट भगाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किधर है, ब्लड में। मतलब यू रिक्वायर लॉट ऑफ ब्लड ओनली टू मसल्स, तुम दूसरी जगह पे ब्लड को भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका बॉडी क्या करता है, ब्लड रुका देता है। किधर का, मतलब बेसिकली इट इज रिड्यूस्ड। पूरा रुका मतलब पूरा जीरो नहीं करता है, रिड्यूस करता है। किधर का, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्किन का। कैसे कर लेता है ये, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन्स। तो वो जो आर्टरीज हैं वहां पर जो खून लेकर जा रही है हार्ट की तरफ से वहां, तो आर्टरीज को क्या कर देता है, वो बंद कर देता है। मतलब बेसिकली लाइक उसको दबा देता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज। मतलब ये तुम्हारे आर्टरीज है, मान लो ये आर्टरीज हैं, किधर के, आपके स्टमक की तरफ खून लेकर जा रहे हैं। इसको क्या करता है, इसके अराउंड मसल रहता है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ये ऐसा मसल है उसके आजू बाजू में, ये आर्टरीज के, ये क्या करते हैं, दोनों तरफ से दबा देते हैं इसको, दोनों तरफ से दबा देते हैं। आर्टरी बंद, ब्लड बंद। मतलब आपके पेट का तरफ का ब्लड बंद, अब ब्लड किधर जाएगा ज्यादातर, मसल की तरफ। हो गया, दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन। Now this diverts the blood to our skeletal muscles. किधर जा रहा है पूरा खून, अभी skeletal muscles के पास। The breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. Okay, तो आपका breathing भी fast हो जाता है, क्यों? Because of the contraction of diaphragm. तो diaphragm का suppose से contraction होता है rib muscles की वजह से and all, आपका oxygen breathing rate भी काफी बढ़ जाता है। So all these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. मतलब भागने के लिए या फिर fight करने के लिए। Such animal hormones are part of endocrine system, which constitutes a second way of control and coordination in our body. Okay, तो ये एक सेकंड वे है इन कंट्रोलिंग योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए खाली अंडरलाइन करके रखो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, लेकिन फिलहाल उसको खाली अंडरलाइन करके लो, एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि हमारे पास ये मैकेनिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर। तो क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा हार्मोन है, एड्रेनल। तुमको सेकंड पॉइंट पता होना चाहिए इसका डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है। डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं। तीसरा आपको ये पता होना चाहिए मेन टारगेट एरिया कौन है, हार्ट है। हार्ट को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट के पास ब्लड सप्लाई कितना करना है उसके पास है, तो हार्ट बीट बढ़ा के हम लोग ब्लड को बढ़ा देते हैं। और एक कैसे करते हैं ब्लड को बढ़ाते हैं, बाय स्टॉपिंग द ब्लड ऑफ दोज ऑर्गन्स या फिर दोज बॉडी पार्ट्स विच डू नॉट नीड इट, मतलब प्रायोरिटी नहीं है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर स्किन। और आप उस खून को कैसे रुकाते हो, जो भी आर्टरीज खून लेकर जा रही हैं उनको दबा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं मसल्स जो उनके अराउंड है, और फिर उससे क्या हो जाता है, खून जाता नहीं है पेट की तरफ, और वो सब खून किधर जाता है, स्केलेटल मसल्स के पास, और फिर तुमको भागने में मदद होती है। इन द सेम टाइम आपका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड रिब मसल्स की वजह से, एंड एवरीथिंग इज सेट, देन तुम भागने के लिए तैयार हो फिर। सो ये सिचुएशन है, लेकिन पूछते हैं डिटेल में है, बाकी का देखते हैं अभी। रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। हाउ, क्या ऐसा कुछ रहता क्या? हाँ रहता ना, ट्रॉपिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए है ना डायरेक्शनल मूवमेंट, हार्मोन्स है उनके पास। व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म? ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट वी कैनॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। Okay, we have never seen an animal growing more in one direction or the other depending on light or gravity. ऐसा होता है क्या कभी? देखो, उनके पास एक हार्मोन था ऑक्सिन नाम का, किसके पास, प्लांट के पास, करेक्ट, कि जो एक पर्टिकुलर
बाहर के इनपुट की वजह से ग्रो हो रहा था, मतलब पानी की तरफ ग्रोथ या फिर लाइट की तरफ ग्रोथ, ऐसा हो रहा था प्लांट में। अपने पास ऐसा होता है क्या कभी कि तुम्हारा लाइट की तरफ सिर ज्यादा ग्रो हो रहा है, या फिर मतलब ग्राउंड की तरफ तुम्हारा पैर बहुत बढ़ रहा है, या फिर साइज बहुत बढ़ रही है, ऐसा कभी होता है क्या? इट डजंट हैपन लाइक दिस, राइट? मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा ग्रोथ नहीं होता। मतलब देर इज नो हार्मोन विच इज रिलेटेड टू दिस, अपने बॉडी में नहीं है वैसा डायरेक्शन रिलेटेड हार्मोन। डायरेक्शन रिलेटेड हार्मोन किसके पास है? सिर्फ प्लांट्स के पास है। We have never seen like this. But if we think about a bit more, it will become evident that even in animal bodies, growth happens in carefully controlled places. हाँ, ये बराबर है, कंट्रोल्ड ही होता है, क्योंकि तुम्हारा हाथ एकदम से बढ़ता नहीं है या फिर सिर बहुत ही बड़ा नहीं होता, कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मेनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी, फॉर एग्जांपल, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस। ये एक अजीबोगरीब ये कंपेयर कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि प्लांट के अंदर ग्रोथ किधर भी होती है, जैसे कि लीव्स वो हर बॉडी पार्ट पे उगाता है, अपने इस पे ऐसा होता है क्या? अपने फिंगर सिर्फ हैंड पे रहते, अपने मुंह के ऊपर फिंगर्स उगते हैं क्या? नहीं। वो खाली कंपैरिजन बता रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रोथ कंट्रोल्ड है, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा ठीक है ना, मतलब पूरे पैराग्राफ में खाली वो एक ही पॉइंट बता रहे हैं कि ग्रोथ इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड। हाँ, तो एक ही लाइन लिखने की ना फिर, ग्रोथ इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड। ओके, ये तो हमको ऑलरेडी पता है ना, लेकिन नया बात क्या है इसमें? ओके, so this is what is happening between that case from that point. चलिए, सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स प्लीज, एंड उसके आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था उसको, विद न्यू एनर्जी एंड ऑल। शायद लेसन खत्म हो जाए आज। Let us examine some examples to understand how hormones help in coordinated growth. Okay, तो last time let's say थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ before we begin the topic that hormones हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि हमारे इसमें बहुत ही एक बढ़िया प्रॉपर सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर कोऑर्डिनेशन, और जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे चलती है, एंड सबसे फास्ट टेक्निक है मैसेज को भेजने के लिए हमारे बॉडी के अंदर, वेरी फास्ट, वेरी एफिशिएंट। लेकिन उसके कुछ इश्यूज थे। इशू ये था कि वो सभी सेल्स को कनेक्टेड नहीं था। मेन प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज नॉट कनेक्टेड टू एवरी सेल इन द बॉडी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी रिक्वायर्ड सम अनदर मैकेनिज्म टू लेट्स से कोऑर्डिनेट विद दीज सेल्स। तो ये सेल्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास कौन है? फिर हार्मोन्स हैं। सो हार्मोन्स आर नथिंग बट बेसिकली अनदर सिस्टम फॉर सेंडिंग मैसेजेस। तो हार्मोन्स बोले तो बहुत कुछ अलग चीज नहीं है। हमारे जैसे बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्यों रहते हैं? फॉर डाइजेशन। हार्मोन्स क्यों रहते हैं? अनदर मैसेजिंग सिस्टम एज कंपेयर टू लेट्स से नर्वस सिस्टम। तो आपको ओरली बताने आना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? केमिकल यूज फॉर सेंडिंग मैसेजेस। और क्यों रहता है ये? बिकॉज नर्वस सिस्टम से भी सेल्स को कनेक्टेड नहीं है। अब उसके आगे की कहानी देखते हैं। लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन coordinated growth. We have all seen salt packets which say iodized salt, हाँ, which say iodized salt या फिर enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? Okay, तो आपने ad में वगैरह सुना होगा, let's say टीवी के ads में वगैरह, something called as iodized नमक या फिर iodized salt। तो वो क्यों रहता है? Because we are सॉल्ट के साथ किसको ऐड कर रहे हैं? उसके साथ वी आर ऑल्सो एडिंग आयोडीन इन दैट। अब आयोडीन किसके लिए जरूरी है? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए नेसेसरी है कि जो कौन सा हार्मोन तैयार करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन तैयार करता है। ओके, सो एक चीज ध्यान में रखना है, हार्मोन को तैयार करने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। देखो, व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन इज बेसिकली मैसेजिंग सिस्टम, नर्वस सिस्टम के जैसा, लेकिन उसको तैयार करने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। तो वी हैव थायराइड ग्लैंड, और जो क्या तैयार कर रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन तैयार कर रहा है। नाउ थायरॉक्सिन का काम क्या है? थायरॉक्सिन regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body as to provide the best balance for the growth. यार वो तो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनका डाइजेशन एंड इनका यूसेज कैसे करना है, ये किसके हाथ में? थायरॉक्सिन के। सो इट्स द एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फिर। और ये तब क्यों नहीं कर पाता ये काम अपना? अगर आयोडीन की कमी हो तो।
So iodine is essential for the synthesis of thyroxine. In case iodine is deficient in our diet, there is possibility that we might suffer from goiter. तो गोइटर का कंडीशन होता है जिसके अंदर आपका गला बड़ा होता है. वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल कि गोइटर क्या है, क्योंकि आज के लिए ज्यादा फेस नहीं होता है. मैक्सिमम लोगों के घर में आयोडाइज नमक ही रहता है. कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जो बिना आयोडीन के नमक खाता है. सो आयोडाइज नमक ही रहता है ऑलमोस्ट सभी के पास. तो गोइटर जैसे कंडीशन आजकल दिखती नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स. खाली इतना ध्यान में रखो कि इसमें जो गला है वो कैसा हो, सूज जाता है. Now one of the symptoms in this disease is swollen neck. तो swollen neck हो जाती है इसके अंदर. So can you correlate with this with the position of thyroid gland? तो वो क्या बोल रहे हैं, नेक swollen होने का मतलब गला जो है आपका वो फूक जाने का और गोइटर का क्या संबंध है. तो उसके लिए वो फिगर 7.7 का रेफरेंस लेके समझाओ, ऐसा बोल रहे हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. सी थायराइड ग्लैंड कहाँ पे रहता है, एकदम बेसिकली गले के अंदर ही. यू कैन सी द लोकेशन एंड दैट्स वाई अगर उसमें कुछ इशू है तो आपका क्या बड़ा होने वाला है, क्या फूकने वाला है, गला. बेसिकली लाइक योर लेट्स से जो नेक है आपकी वो स्वलन हो जाएगी. सो कुछ नहीं, उसका आंसर वही है. वाइट स्वलन नेक क्यों होता है, बिकॉज द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज इन द नेक रीजन इटसेल्फ. सो दैट्स वाई द स्वलन पार्ट. तो इसमें ध्यान रखने जैसा क्या है, आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड. कौन सा हार्मोन तैयार करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन. काम क्या है इसका, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. एंड इससे क्या होता है, आपके बैलेंस्ड बॉडी ग्रोथ के लिए मदद करता है. और अगर नहीं है आयोडीन तो क्या होगा, गोइटर जैसी कंडीशन तैयार हो सकती है. बाकी उसमें कुछ है नहीं पूछने जैसा. Sometimes we can come across who are either very short or extremely tall giants. कभी कभार हमको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो काफी बौने हैं, छोटे हैं हाइट में, और कुछ लोग काफी बड़े हैं, जायंट्स हैं. डॉर्फ वर्सेस जायंट्स. सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपेंस या हाउ दिस हैपेंस, कि कोई जनों की हाइट एकदम बहुत ही बड़ी, कुछ जनों की हाइट बहुत ही छोटी, ऐसा क्यों होता है. सो दैट इज ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक तो हाइट आपकी बड़ी हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है. और वो कौन रिलीज करता है, बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन. As its name indicates, growth hormone regulates the growth and development of the body. If there is a deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. तो dwarfism इसकी वजह से होता है अगर ये ज्यादा पैमाने पे अगर बॉडी में नहीं निकला. तो मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में अगर नहीं निकला तो क्या होगा, हाइट आपकी कम ग्रो होगी, बॉडी की ग्रोथ कम होगी, तो आपकी हाइट कैसी रहेगी, छोटी रहेगी. सो इन द एग्जाम दे विल आस्क यू हु सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कौन छोड़ता है. दूसरा आपको ये पूछेंगे कि अगर नहीं है सपोज ग्रोथ हार्मोन तो इशू क्या होगा, कम अगर हो गया तो डॉर्फिज्म होता है, और ज्यादा अगर हो गया तो जायंट्स होता है. Now, the third one, you must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years of age, जिसको puberty बोलते हैं. तो puberty that means around like 7 से शुरू हो जाता है like boys and girls में. तो वो क्यों होता है, तो that is due to again another hormone. These changes associated with puberty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen, let's say, in females. So testosterone in males, estrogen in females, इनकी वजह से क्या होता है, प्यूबर्टी सपोलेटस से आता है इन मेल्स एंड फीमेल्स. तो कुछ नहीं, खाली इंफॉर्मेशन दिए वाली. सो लेट अस सी इसमें से अगर कुछ इशू है तो इसमें से नया सिर्फ ये था वो ग्रोथ हार्मोन. वो आयोडीन का वगैरह टीवी पे वगैरह तुमने देखा होगा आई होप. तो थायरॉक्सिन उसके बारे में जनरली बच्चों को पता रहता है, गॉइटर कंडीशन के बारे में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डायबिटीज. ये भी एक ऐसा है कि जो ऑलरेडी तुमको पता है. डायबिटीज इज वन ऑफ द कंडीशन की जहाँ पे आपका बॉडी के अंदर का ग्लूकोज कंटेंट मॉनिटर ठीक से नहीं हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है. एंड ड्यूरिंग सच टाइम आपको क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ता है, राइट. डायबिटीज में ये सुना ही होगा, पिक्चर में वगैरह बहुत सारे जगह बताते हैं. तो दिस इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज. तो अपने बॉडी में इंसुलिन कौन बनाता है, पैनक्रियाज बनाता है. एंड इट हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स. तो आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए कौन मदद करता है, इंसुलिन. सो इंसुलिन इज द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर. एंड इंसुलिन को कौन छोड़ता है, पैनक्रियाज छोड़ता है. So it is not secreted in proper amounts. The sugar level in the blood rises, causing many harmful effects. तो इसी को डायबिटिक कंडीशन हम लोग बोलते हैं. तो डायबिटिक कंडीशन क्यों होती है, बिकॉज हु इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, पैनक्रियाज. अगर एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्या पूछेंगे कि डायबिटिक कंडीशन क्यों आती है, तो वो इसलिए क्योंकि किसका कम सिक्रीशन हो रहा है, इंसुलिन का. और इंसुलिन अगर कम छोड़ा जा रहा है तो वो कम कौन छोड़ रहा होगा,
पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज के अंदर इश्यू है, मतलब so पैनक्रियाज आर सीक्रेटिंग लेस इंसुलिन इन द ब्लड एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स हैपनिंग। चलिए नेक्स्ट वन, ये एक पार्ट है, इतना एक पढ़ लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, बट ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, द रीजन बीइंग ये जीके के अंदर है, बट स्टिल पढ़ लेते हैं बिकॉज ये हार्मोन लिस्टेड नहीं है बट काम का है। हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स। तो ये ग्लैंड है, इसकी वजह से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज लो, the hypothalamus releases growth hormone releasing factor which stimulates the pituitary gland to release growth hormone। खतरनाक है इसका रोल। मतलब तुम ठीक से सुनो वो क्या कर रहा है। ग्रोथ हार्मोन कौन छोड़ता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, मतलब ग्रोथ करने के लिए। अगर आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन नहीं छोड़ा जा रहा है तो इट इज डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस। कौन डिटेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज करता है कि भाई तुम अभी ग्रोथ हार्मोन को छोड़ो। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमस इज एक्टिंग एज इट रिलीजेस हार्मोन टू टेल अदर ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन। मतलब ये ऐसा ऐसा पार्ट है कि जो दूसरे पार्ट्स को बोलता है कि हार्मोन्स को रिलीज करो। हाइपोथैलेमस तो ये किसको बोलता है जनरली? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को जनरली बोलता है वो कि भाई कुछ और रिलीज करो बिकॉज इट इज नीडेड इन द बॉडी। सो वेरी यूनिक काम, राइट। मतलब अभी तक हमने ऐसा कोई देखा नहीं था पर्टिकुलरली ग्लैंड की जो दूसरों को बोलता है। तो दूसरों को बोलने वाला हमको पहली बार मिला है, एंड हु इज दैट? हाइपोथैलेमस। If it is important that hormones should secrete in precise quantities, we need a mechanism through which it is done. The timing and amount of hormones released are regulated by feedback mechanism. Underline करो इसको। अब तुमको पता है हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज हो गया तो भी इशू है, कम रिलीज हो गया तभी भी इशू है। तो हमको पता चलना चाहिए ना कि कितना डालना है कितना कम करना है। तो उसके लिए फिर कैसे पता चलेगा? हाउ वुड वी नो कि ज्यादा डालना है कि कम डालना है? दैट वी कैन अंडरस्टैंड ओनली विद द हेल्प ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज दैट? एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, they are detected by the cells of the pancreas which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. ओके ठीक है। देखो एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या रहता है। अब मान लो ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है। अब वो अपना काम चालू है उसका, ठीक है, वो मस्त अपना इंसुलिन वगैरह रिलीज कर रहा है। लेकिन पैनक्रियाज के जो सेल है ना वो कॉन्स्टेंटली डिटेक्ट भी कर रहे हैं कि आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कैसा है। अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो ये ब्लड किसको इंफॉर्मेशन मिलती है इसकी कि ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर है? पैनक्रियास के सेल को। डिटेक्शन बेसिकली। एंड ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होने की वजह से पैनक्रियास फिर क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इंसुलिन तैयार करते हैं। पैनक्रियास क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इंसुलिन तैयार करते हैं। मतलब रेगुलर बेसिस पे इंसुलिन चालू है उसका तैयार करना, लेकिन ब्लड के अंदर ज्यादा डिटेक्शन होने की वजह से पैनक्रियास क्या कर रहा है? अभी एक्स्ट्रा इंसुलिन तैयार कर रहा है। और फिर वो खत्म कर देगा शुगर लेवल को। लेकिन एक बार अगर खत्म हो गया फिर वापस डिटेक्शन होता है। वापस डिटेक्शन होता है कि भाई शुगर लेवल अभी कम हो गया है, तो फिर अभी एक्स्ट्रा इंसुलिन तैयार नहीं करेगा, वो नॉर्मल इंसुलिन तैयार करेगा। मतलब पैनक्रियास का कम ज्यादा इंसुलिन तैयार करने का काम किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्लड के ऊपर, राइट। तो मतलब इसी को फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक वो अपने इसमें रहता है ना, क्या बोलते हैं, तुम अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो अमेजोन पे या फिर किधर भी, वो रिव्यू लिखते हो तुम, राइट, कि हमने ये खरीदा, तुमको कैसा लगा, अच्छा लगा वगैरह, फीडबैक जिसको बोलते हैं वैसा। तो ब्लड यहाँ पर फीडबैक दे रहा है। ब्लड ट्रीट ब्लड एज कस्टमर, वो अपना फीडबैक दे रहा है पेनक्रियास को, बोल रहा है कि भाई देख शुगर ज्यादा हो गया है तो अभी इंसुलिन ज्यादा तैयार कर। तो इसी को फीडबैक मैकेनिज्म बोलता है कि हु सेज यू या फिर हु टेल्स यू लेट्स से वेदर टू क्रिएट मोर हार्मोन और नॉट, बेसिकली थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। इसी से पता चलता है। सो लेट अस हैव, क्योंकि एक लास्ट वाला ये पार्ट बचा है कि जिसको हमको कंप्लीट करना है, बट बिफोर वी डू दैट, इफ देयर इज समथिंग एल्स प्लीज डू आस्क। ओके सो लेट अस फिल दिस। पहला तो ऑलरेडी उन्होंने भरा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, वो तो ऑलरेडी उन्होंने भरा हुआ है। ये हमारे हिसाब से बराबर है ना, ग्रोथ हार्मोन छोड़ता है वो तो करेक्ट है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? अभी देखा था हमने, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स इफ समबडी कैन रिमेंबर, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन तैयार करता है? उसी के नाम से, राइट, थायरॉक्सिन। हाँ सही है, थायरॉक्सिन बेसिकली।
लिखो वहां पे थायरॉक्सिन, 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 ना जिन नहीं, जिन नहीं, थायरॉक्सिन, जिन। स्पेलिंग ठीक से देखो और थायरॉक्सिन लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन है। अभी हमने देखा था कौन रिलीज कर रहा था इंसुलिन, विच बॉडी पार्ट, लीवर की पैनक्रियास? इंसुलिन, just before some time we had seen pancreas, right? Pancreas. Okay, so pancreas, जिसका काम है रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, करेक्ट। टेस्टोस्टेरॉन एंड टेस्टिस, ओके, टेस्टोस्टेरॉन एंड टेस्टिस। तो इसमें आपको वो सब कुछ लिखना है कि जो सपोज मेल में फर्क पड़ेगा। टेस्टोस्टेरॉन मतलब किसके रिलेटेड है? ह्यूमन, मतलब मेल। ओके, तो मेल के रिलेटेड फंक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, तो कौन से लिख पाएंगे बोलो? हम लोग ये लिख सकते हैं, एक ही सिंपल फंक्शन लिखते हैं, प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, प्रोड्यूस स्पर्म्स, राइट। उसके बाद छोटा सा याद रखने के लिए और एक ऐड कर लो, रेगुलेट्स, रेगुलेट्स बोन मास, बोन मास। वो वजन का एक काफी इंपॉर्टेंट रहता है ना इन टर्म्स ऑफ मेल्स, मेल्स केस में। सो रेगुलेट्स बोन मास, प्रोड्यूसर स्पर्म्स, दो ठीक रहेंगे। इसका बताओ, ओवरीज कौन तैयार करता है, कौन सा हार्मोन तैयार करता है ओवरीज? फीमेल्स के अंडर है, अभी देखा था। यस, ऑस्ट्रोजन, हाँ, यस, करेक्ट। ओके, और एक कोई पता है तुमको ऑस्ट्रोजन के अलावा कोई दूसरा कि जो तैयार करता है फीमेल्स के इसमें? प्रोजेस्टेरॉन सुना? यू कैन राइट डाउन प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो। देख क्यों, कैसा है ना, वो दोनों कंबाइंड काम है बेसिकली। ओवरीज क्रिएट टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, एक एस्ट्रोजन जो तुम्हारे इसमें सिलेबस में है लिखा हुआ, लेकिन और एक नाम लिख लो प्रोजेस्टेरॉन, वो भी है कि विच इज डूइंग द सेम जॉब, दोनों मिलके सेम काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन, ये हमने पिछले बार देखा था वो किडनी के ऊपर के जनरली। सो इसका फंक्शन याद है? एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड, व्हाट वाज द रीजन? हमने इसके अंदर देखा था वो फाइटिंग करने के लिए या फिर भागने के लिए लगता है। जनरली क्या बढ़ाता है वो, मतलब बॉडी के अंदर क्या बढ़ाता है? स्क्विरल के बारे में देखा था शायद हमने। एनीबॉडी रिमेम्बर्स, प्लीज राइट डाउन द चैट बॉक्स की एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्लैंड एक फंक्शन था उसका, बेसिकली इट हेल्प्स अस यू टू फाइट और ईदर रन फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन। तो इट वाज इंक्रीजिंग समथिंग इन योर बॉडी, किस चीज को इंक्रीज कर रहा था? चलो हिंट, ब्लड के रिलेटेड था, ब्लड के रिलेटेड था, हिंट, ब्लड के रिलेटेड था। ऑक्सीजन, ओके ठीक है, ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट बोल सकते हैं उसको, करेक्ट। अच्छा, ऑक्सीजन को सप्लाई करना पड़ेगा मतलब वोल बॉडी में, वोल बॉडी में सप्लाई कैसे करेंगे हम लोग? ब्लड के थ्रू, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा फिर? ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए वी रिक्वायर ब्लड, एंड ब्लड को क्या करना पड़ेगा सो दैट पूरे बॉडी के अंदर जल्दी से बढ़े? हार्ट बीट्स, राइट, हार्ट बीट्स को बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। लिखो वहां पे रेगुलेट्स, रेगुलेट्स, रेगुलेट्स हार्ट बीट, हार्ट बीट को बढ़ाता है या फिर कम करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। या फिर हार्ट रेट बोलो तुम, हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। रेगुलेट्स हार्ट रेट। ब्रीदिंग का भी बोल सकते हैं हम लोग, सांस का। ऑक्सीजन का मतलब वही ब्रीदिंग वाला, ब्रीदिंग रेट। और कोई रेट बड़ा बोलना चाहते हो? डोंट यू थिंक ब्लड प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज? ओके, तो वो भी लिखो, ब्लड प्रेशर, जल्दी जल्दी खून को ट्रांसफर करेंगे। एंड और एक चीज, इन दिस सिचुएशन लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स में से किसका मेटाबॉलिज्म हम लोग ग्रो करेंगे, मतलब किसको जनरली यूज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फिर फैट्स? अगर हमको भागना है या फिर फाइट करना है, ड्यूरिंग विच टाइम वी आर यूजिंग हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग। सो व्हाट वी कैन यूज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट रे, प्रोटीन्स इज यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट।
लास्ट रिजॉर्ट बोल के यूज करते हैं उसको। जनरली वी विल गो फॉर द फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट केस में जाएंगे तो वो भी लिखो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वो भी लिखो, वो भी इसी के पास है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसके पास भी है ना, थायरॉक्सिन उनके पास है, लेकिन जब टेम्पररी बेसिस पे आता है तो एड्रेनलिन के पास भी है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब एक लास्ट वाला, रिलीजिंग हॉर्मोन्स स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हॉर्मोन्स। अच्छा, हमने ऐसा कौन सा ग्लैंड देखा था कि जो दूसरों को बोलता है कि ये करना चाहिए, क्या बोलते हैं, कोई हार्मोन को छोड़ो बोल के। हमने एक ग्लैंड को देखा था कि जो दूसरों को बोलता है कि हाँ भाई कुछ करो, पर्टिकुलरली ग्रोथ हार्मोन विच इज रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। यस करेक्ट, सो दैट इज हाइपोथैलेमस, लिखो नाम वहां पे, हाइपोथैलेमस। ओके, सबका टेबल आई होप भर गया है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर का केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जस्ट आपको बताना है फ्रॉम योर इन्फॉर्मेशन। एनिमल्स के अंदर का मतलब ह्यूमंस का देखा हुआ है तुमने, सो यू हैव प्रेटी गुड आइडिया रिगार्डिंग दिस। बोलो, एनी आइडिया? बाय हार्मोन्स, ओके, एंड एनीथिंग एल्स? केमिकल कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक ही पॉइंट की वजह से होता है, दैट इज हार्मोन्स की वजह से, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल। क्यों है, मतलब आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों खाना है, व्हाट इज द रीजन? नहीं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं आएगा, वो नर्वस सिस्टम में आएगा। दे आर आस्किंग अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन, सो ओनली केमिकल्स वाला जो है वो हार्मोन्स है। ठीक है, ओके, सो आयोडाइज सॉल्ट इज एडवाइजेबल फॉर प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए, एकदम सही है, प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, ये तो सिंपल था। चलिए, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इन द ब्लड। क्या क्या होता है, मतलब यू जस्ट एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ कि क्या बढ़ता है। जनरली सब कुछ बढ़ता ही है, ब्रीदिंग बढ़ता है, हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, वो सब कुछ लिख देना। एंड वो सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, वट एवर द सिचुएशन यू आर टॉकिंग अबाउट, फाइटिंग या फिर रनिंग, दैट वी आर गोइंग टू कॉल एज इमरजेंसी सिचुएशन इन विच दीज थिंग्स हैपन। आप उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर दो। ये ऊपर वाला जो 6 वाला पॉइंट है ना, उसी को खाली इंक्रीज इंक्रीज करके हर एक पॉइंट में लिख दो उसको। Why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? Okay, तो इंजेक्शन क्यों देते हैं इंसुलिन के, जो पेशेंट्स हैं डायबिटीज के, क्या प्रॉब्लम है उनका? देयर बॉडी इज नॉट एबल टू क्रिएट व्हाट, उनका बॉडी पैनक्रियास क्या तैयार नहीं कर पा रहा है, इंसुलिन तैयार नहीं कर पा रहे। बस आपको उतना ही लिखना है कि द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज दे आर नॉट एबल टू क्रिएट इंसुलिन in their body and hence external insulin is provided to lower the sugar levels in their body. Basic way. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। चलो भाई जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बता दो, अभी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑस्ट्रोजन, साइटोकिनिन। कुछ ज्यादा ही आसान है वो। ओके, साइटोकिनिन, करेक्ट। ओके, डी। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज, वो गैप को क्या बोलते हैं दोनों के बीच में रहता, साइनैप्स। ओके, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। All of the above, all of the above. What is the function of receptors in our body? Think of situation where receptors do not work properly, what problems are likely to arise? Function of receptors क्या है, receptor का function क्या है? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। रिसेप्टर्स मतलब किस में रहते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन्स में। रिसेप्टर्स मतलब क्या रहते हैं, बेसिकली दीज आर नथिंग बट सेल्स विच टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सेंसरी ऑर्गन जैसे कि आंखें या फिर हमारे स्किन, कान, नोज, वो वाले पार्ट। तो बेसिकली हेल्प्स अस,
helps us to take information from environment, to take information from environment. ये दूसरा वाला बताओ आंसर, ये तो पहला वाला तो ठीक है. थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली. ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें वर्क नहीं करता? बोलो. एनी आइडिया? कोल्ड. ओके ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि तुमको? दे आर आस्किंग थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज. मतलब आपको दो रिसेप्टर्स आप कोई भी बता दो और वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा. आपके पास बुक में दो है. कौन से? एक गस्टेटरी रिसेप्टर है और दूसरा कौन सा? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है. गस्टेटरी रिसेप्टर्स अगर काम नहीं कर रहे तो क्या होगा? दे आर रिलेटेड टू हूम? गस्टेटरी रिसेप्टर्स. याद है कौन सा पार्ट के रिलेटेड है वो? गस्टेटरी. टेस्ट के बारे में, राइट? सो दैट मीन्स यू वोंट बी एबल टू टेस्ट समथिंग, मतलब टेस्ट नहीं आएगा. अच्छा, एंड व्हाट अबाउट ऑल फैक्टरी इंडिकेटर? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर अगर रिसेप्टर्स अगर आपके ये हैं, बंद हैं रिसेप्टर्स, तो क्या होगा? स्मेल नहीं आएगा. बस उतना एक्सप्लेन कर दो. मतलब इस सिचुएशन में यू जस्ट मेंशन अबाउट योर गस्टेटरी रिसेप्टर्स एंड ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स, बाकी कुछ नहीं. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन द फंक्शनिंग. वो तुम कर पाओगे. उसके अंदर तुम डायग्राम निकालो, बताओ कि वो कन्वर्जन कैसा हो रहा है, डेंड्राइट से एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक कैसे जा रहा है, फिर वो साइनैप्स को क्रॉस कैसे कर रहा है. ऑल दोस थिंग्स यू मेंशन. हाउ डज द फोटोट्रोपिज्म ऑकर इन प्लांट्स? तो वो बता दो. लाइट की तरफ का जो मूवमेंट रहता है, पर्टिकुलरली यू टॉक अबाउट द शूट. शूट के रिलेटेड मूवमेंट कैसा है. यू कैन टॉक ऑल्सो अबाउट द रूट. ठीक है, शूट का पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, रूट का नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा, तुम वो भी बात कर सकते हो. which signal will get disrupted in case of spinal cord injury? Spinal cord injury में which signals will get disrupted? Any idea कि कौन से सिग्नल डिसरप्ट हो जाएंगे? ओके ठीक है. तो ब्रेन की तरफ के जो फंक्शंस हैं, सबसे पहला रिफ्लेक्स एक्शन आपका बंद हो जाएगा. अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड खराब हो गया तो रिफ्लेक्स एक्शन विल नॉट वर्क. एंड द सेकंड थिंग इज, ब्रेन के पास जो सिग्नल जा रहे हैं आपके पूरे बॉडी में से, वो भी काम नहीं करेंगे. ब्रेन की तरफ जो सिग्नल जा रहे हैं आपके, वो भी काम नहीं करेंगे, राइट? Okay. So the next one, how does the chemical coordination occur in plants? Plants के अंदर का chemical coordination कैसे occur होता है? Okay, any idea? By hormones. हाँ, लेकिन उसको कौन से हार्मोन बोलते हैं? प्लांट हार्मोन. ठीक है, प्लांट हार्मोन के थ्रू होता है. करेक्ट 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 करेक्ट. सो यू कैन टॉक अबाउट दैट. करेक्ट. अगर कुछ एग्जांपल देना है तो आप वो भी बात कर सकते हैं उसके थ्रू भी. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन. वो कैसा है ना, वो पूछ रहे हैं कि हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट्स. वी नो इट इज हॉर्मोन्स, बट मुझे एक चीज बताओ, जहां पर वो प्रोड्यूस होते हैं और जहां पर वो एक्ट करते हैं, क्या वो जगह अलग अलग और दूर दूर होता है? लाइक वेयर द हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड दे वेयर दे वर्क, आर द प्लेसेस डिफरेंट? यस. ओके गुड. उतना पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि सपोज द प्लेस ऑफ क्रिएशन इज डिफरेंट एंड जहां पे वो काम करते हैं वो जगह अलग है. व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म? क्या जरूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की? व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी? कोई एक्टिविटी करने के लिए. यू कैन जस्ट से टू परफॉर्म सम काइंड ऑफ एक्टिविटी. भागने के लिए, चलने के लिए, फॉर एवरीथिंग. कुछ भी एग्जांपल दे दो तो. yes, appropriate reaction, and you can give any regular example you can give. चलने के लिए, भागने के लिए, उठने के लिए, या फिर इवन रीड करने के लिए, जो भी यू कैन टॉक अबाउट. मतलब तुमको जो भी तुमने एग्जांपल लिया है ना, उसके अंदर तुम कौन सी चीज का कोऑर्डिनेशन ले रहे हो, सब चीज के बारे में बात करना पड़ेगा. इवन वाइल स्पीकिंग फॉर एग्जांपल, यू हैव टू कोऑर्डिनेट, लेट्स से व्हाट यू आर सेइंग विथ योर हैंड. जैसे कि तुम हैंड का जेस्चर यूज करते हो, अपने टंग से तुम कौन से वर्ड स्पीक करने वाले हो, एवरीथिंग यू हैव टू कोऑर्डिनेट. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स. सो एग्जांपल के साथ प्लीज बता देना. टू परफॉर्म द एक्टिविटी वी रिक्वायर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन एक दूसरे से अलग क्यों है?
ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कौन सा है? सडन मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरमेंट, करेक्ट। व्हाट अबाउट इनवॉलंटरी एक्शन? इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में मेन फर्क क्या है? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस आर दोज एक्शंस इन विच थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं है। लेट अस राइट डाउन इन शॉर्ट। इनवॉलंटरी के बारे में बताओ। थिंकिंग नॉट रिक्वायर्ड, करेक्ट। थिंकिंग की जरूरत नहीं है, थिंकिंग नॉट रिक्वायर्ड, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, क्या इसमें ब्रेन पार्ट लेता है? डज द ब्रेन टेक पार्ट इन दिस? यस, राइट। एक्शंस कंट्रोल बाय ब्रेन, पार्ट तो लेता है वो। एक्शंस टेकन बाय ब्रेन। ओके, नाउ मेन क्वेश्चन, अब व्हाट अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हो? एनी इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट डाउन। सपोज रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? इनवॉलंटरी तो तुमको बता दिया मैंने, थिंकिंग नॉट रिक्वायर्ड, एक्शन टेकन बाय ब्रेन। हम्म, सडन एक्शंस बाय स्पाइनल कॉर्ड, ओके ठीक है। एंड ठीक है, तो तुम वो बोल सकते हो फिर एक्शन बाय स्पाइनल कॉर्ड, एक्शन बाय स्पाइनल कॉर्ड। एंड किस टाइप की मूवमेंट है? सडन मूवमेंट, राइट। ओके, सडन ऑटोमेटिक मूवमेंट, सडन ऑटोमेटिक मूवमेंट। हाँ, यस, टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरमेंट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ओके ठीक है, डिफरेंस पूछ रहे हैं आपको। चलिए बताइए। आपके नर्वस एंड हॉर्मोन्स के डिफरेंस। मैं लेफ्ट साइड पे नर्वस लिखता हूँ एंड राइट साइड पे हार्मोन लिखता हूँ। अच्छा, मुझे एक एक मैं तुमको पूछता हूँ, तुम ही खाली पॉइंट्स बताओ। तुमको क्या लगता है जो इफेक्ट्स हैं, नर्वस के ज्यादा देर रहेंगे कि हॉर्मोन्स के ज्यादा देर रहेंगे? जो भी इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन, तुमने जितना देखा हुआ है इनके बारे में, व्हाट डू यू थिंक? किसके इफेक्ट ज्यादा देर तक टिकेंगे, किसके कम देर तक टिकेंगे? क्या लगता है? एनी आइडिया? नर्वस सिस्टम के देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहते, वो आते हैं गायब हो जाते, मतलब इट इज वेरी फास्ट, करेक्ट। इफेक्ट शॉर्ट लिव्ड रहते हैं इनके। इफेक्ट्स आर वेरी कैसे, इफेक्ट जो रहते हैं वो कैसे शॉर्ट लिव्ड रहते हैं, क्योंकि आते हैं जाते हैं ना। मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आते हैं खत्म हो जाते हैं, तो शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड। लेकिन केमिकल का वैसा नहीं है ना, केमिकल आते हैं तो दे स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, वो काम बहुत देर तक चलते रहता है। सो टेक्निकली दे आर स्लो, सो हेंस द इफेक्ट इज फॉर मोर टाइम। जो इफेक्ट है इसका ये कैसा है? ज्यादा देर के लिए, प्रोलॉन्ग्ड टाइम, प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए, थोड़ा ज्यादा देर के लिए, क्योंकि केमिकल इतने जल्दी गायब नहीं होते जैसे तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। ओके, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है? हु इज फास्ट, हु इज स्लो? नर्वस हार्मोन्स में से फास्ट कौन है? फास्ट नर्व्स, नर्व्स आर फास्ट, राइट। दोनों में से फास्ट कौन है? नर्व्स है, नर्वस सिस्टम इज फास्ट। ओके, सो ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन है वो कैसा इंस्टेंटेनियसली होती है? फास्ट। इंफॉर्मेशन इज पास्ट फास्टली या फिर वेरी फास्ट है। ओके, ट्रांसमिशन कैसा है? ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फास्टली, और इसके अंदर स्लोली। ट्रांसमिशन का, हाँ, तो ट्रांसमिशन के बारे में हमने बात की कि भाई एक का फास्ट है एक का स्लो है, राइट। नाउ मेन क्वेश्चन, ये नर्वस वाला जो है, नर्वस मैकेनिज्म वगैरह, हु कैरीज आउट दिस? कौन परफॉर्म करता है ये? परफॉर्म्ड बाय, हु परफॉर्म्स दिस? परफॉर्म्ड बाय हु? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपकी परफॉर्म करती है। ओके, ये कौन परफॉर्म करता है फिर? हॉर्मोन्स का। परफॉर्म्ड बाय, ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? परफॉर्म्ड बाय केमिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफॉर्म्ड बाय केमिकल्स, राइट, कॉल्ड हॉर्मोन्स। परफॉर्म्ड बाय केमिकल्स कॉल्ड हॉर्मोन्स, हो गया। तो आपके 3 पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन
नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स के बारे में. Now let us talk about what is the difference between the manner in which the movement takes place in sensitive plant and the movement in our legs. तो sensitive plant में जो movement है वो और अपने पैरों में जो movement होती है वो, इसमें फर्क क्या है? ओके तो चलो भाई बताओ, सेंसिटिव प्लांट का जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है? मैं लेफ्ट साइड में सेंसिटिव प्लांट का लिखता हूं, और राइट साइड में किसके बारे में लिखूंगा? अपना लेग. लेग बोल रहे हैं, हाथ बोल रहे हो? मूवमेंट इन आवर लेग्स. अच्छा, लेग्स के बारे में. मूवमेंट इन लेग्स. हाँ बोलो भाई. ये सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट कैसी होती है? लाइक खुद से होती है कि एनवायरमेंट से उनको कुछ मिलता तब होती? व्हाट डू यू थिंक? सेंसिटिव प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है तो वो कैसी होती है? इन रिस्पॉन्स टू टच बोल सकते हैं हम लोग. इट हैपेंस इन रिस्पॉन्स टू टच. इन रिस्पॉन्स टू टच, जिसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, राइट? ओके ठीक है. व्हाट अबाउट द लेग्स? इनके अंदर मूवमेंट कैसा क्यों होता है? वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है मूवमेंट ऑफ द लेग्स? इज इट वॉलंटरी और इनवॉलंटरी? वॉलंटरी, राइट? वॉलंटरी. ओके तो वो लिखेंगे ड्यू टू वॉलंटरी एक्शन. वॉलंटरी एक्शन. ओके ये हो गया हमारा पहला पॉइंट. लेट अस गो फॉर द सेकंड वन. एनी अनदर डिफरेंस विच यू कैन गो फॉर? ये शेप कैसे चेंज करते हैं बाय द वे? इसके लिए मूवमेंट की जरूरत पड़ती है ना सेंसिटिव प्लांट में. हाउ डू दे चेंज द शेप? ये हमने देखा था. वो शेप कैसे चेंज करते हैं सेल्स का प्लांट के अंदर? क्या कम ज्यादा करते हो? बाय चेंजिंग व्हाट? शेप चेंज यार, याद नहीं आ रहा है क्या? हाँ, by amount of water, right? By changing amount of water, they change the shape so that the movement in sensitive plant can happen by changing amount of water. And what about movement in legs? आप legs का movement कैसे करते हो? शेप चेंज कैसे कर लेते हो? शेप चेंज या फिर वो बेसिकली मसल का चेंज करना पड़ता है ना शेप आपको, तो वो कैसे कर लेते हो ह्यूमंस में? ड्यू टू व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स. प्रोटीन्स, राइट? स्पेशल प्रोटीन रहते हैं, स्पेशल प्रोटीन रहते हैं, उसके थ्रू कर लेते हैं हम लोग. स्पेशल प्रोटीन के जरिए होता है. एग्रीड? ओके. ये पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग ब्रेन की तरफ भेजते हैं क्या, लेग्स की तरफ का? राइट. इंफॉर्मेशन पास टू ब्रेन. ये पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास भेजते हैं हम लोग? फॉर थिंकिंग पर्पस ब्रेन की तरफ. प्लांट ये इंफॉर्मेशन किधर भेजता है? एनी आइडिया? प्लांट के अंदर भी अपने पास भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, हम लोग ब्रेन के पास भेजते हैं, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल सेंसिटिव प्लांट के पास भी है. हाँ तो वो मूवमेंट कैसे कराता है? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पॉन्स बट सेल बाय सेल ट्रांसमिशन. सेल बाय सेल ट्रांसमिशन होता है. कैन वी से समथिंग लाइक दिस? क्योंकि न्यूरल नर्वस सिस्टम तो है नहीं उसके पास, तो वी कैन जस्ट से सेल बाय सेल ट्रांसमिशन इन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पॉन्स. इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पॉन्स हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास नर्वस सिस्टम है, प्लांट के पास नहीं है. ये डिफरेंस हमने पहले भी देखा था. तो ये दीज 3 पॉइंट्स. ओके सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू. देखो हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे. ठीक है, 1 मिनट. अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है. देखो दिस इज फॉर प्लस. ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है. ये प्लस का है ये साइड और ये आइकॉनिक का है.
मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, लेट्स से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड 12 चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड।
ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं ना बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ,
आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा